हेलो बच्चों, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये नया लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हम आज अपने इस चैनल पे लेके आए हैं सोशल साइंस का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन और विकास। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग स्लाइड के माध्यम से पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार कर दीजिए, शुरू कर दीजिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जनवरी या फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 और 24 के। सो बच्चों, आपको क्या करना है, इस लेक्चर को सुनते समय या देखते समय पेन और पेपर लेकर के बैठना है और एक एक स्लाइड्स पे लिखी हुई चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमारे इस मेरे ही नाम से सरफराज अंसारी करके, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझते भी चलिए और लिखते भी चलिए। ठीक है, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और मैं इस पूरे ईयर में आपको सोशल साइंस अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूँगा। आपको कहीं भटकने या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस चैनल से आप जुड़िए और आपको फ़ायदा मिलेगा। हम लोग आने वाले टाइम में बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा सो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो आपको 70 में से 20 ऑब्जेक्टिव से ही मिलेंगे। सो जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारा चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में। ठीक है, सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधन क्या है, यानी रिसोर्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रिसोर्स, संसाधन क्या है। संसाधन वह साधन है, वह युक्ति है जो मनुष्य के जीवन को आसान बना दे या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। ठीक है, सो आइए इसको डिफाइन करते हैं। वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो, ठीक है, और उसकी आवश्यकता पूर्ति करती हो, संसाधन कहलाता है। मतलब कि कोई भी वह वस्तु जो पृथ्वी पर पाई जाती हो और वह मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करता हो, या आप कह सकें कि मनुष्य के कठिनाइयों की पूर्ति करता हो या पूर्ति करने में सक्षम हो, तो वह कहलाएगा आपका रिसोर्स यानी संसाधन। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप पेन और पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिखने और पढ़ने में आपको पेन और पेपर आपके लिए सरलता स्थापित कर रही होगी, आपको सहजता स्थापित कर रही होगी। तो जो आपका पेन और पेपर है ना, वो आपके लिए एक प्रकार का रिसोर्स है, संसाधन है। अगर आप स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट साइकिल से पढ़ने जाते होंगे या बाइक या गाड़ी से पढ़ने जाते होंगे, तो आपका जो गाड़ी या साइकिल है ना बच्चों, वो भी आपके लिए एक प्रकार का संसाधन ही है, यानी रिसोर्स है। ठीक है, सो संसाधन वह वस्तु है जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो और उसकी आवश्यकता क्या करता हो, पूर्ति करता हो, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं, अर्थात संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है हुआ संसाधन का डेफिनेशन। ठीक है, अब संसाधन की अगर हम बात करें तो ये आप ट्रायंगल से आप समझ पाएंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना, मनुष्य को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी और संस्थाओं से जोड़ा हुआ है। देखिए क्या है कि आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल के मिडिल साइड में बीच में मनुष्य है, यानी मानव है। और मनुष्य क्या करता है, प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करता है, कच्चा रिसोर्स प्राप्त करता है। और उस कच्चे रिसोर्स को यही मनुष्य क्या करता है, किसी संस्था या कंपनी में, किसी कंपनी आप कह लीजिए या कोई आप संस्था कह लीजिए, उस संस्था या कंपनी में
उसको क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, अर्थात प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर जूट या कपास खेतों से प्राप्त करते हैं कच्चे माल के रूप में, तो आपका क्या हुआ, प्रकृति से वो आपका प्राप्त हुआ। और उसी जूट या कपास को या किसी अन्य कच्चे पदार्थ को जब आप किसी कंपनी में प्रोवाइड करते हैं तो वो हो जाता है बच्चों आपका संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। और वो कंपनी क्या करता है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कौन करता है, मनुष्य करता है। टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी के हेल्प से उसको प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि जब हम पहाड़ पे अगर फावड़ा मारेंगे तो अंदर से सोना निकलेगा और सोना वो हमें पहनने योग्य होगा, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि उसको शोधन या संशोधन किया जाता है, फिर उस आभूषण को पहनने योग्य बनाया जाता है। बराबर है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपका ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल आपका प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य क्या है, अंतर संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जो है इन तीनों चीज़ों पे क्या है, उसका कंट्रोल है बेसिकली। इस ट्रायंगल को जो सर्कुलेट कर रहा है वो हमारा मनुष्य ही है, अर्थात हम ही लोग हैं, या आप लोग आप कह सकते हैं। सो गाइज ये क्लियर हुआ कि संसाधन क्या है और संसाधन का ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म है वो बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगले स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अब हम जानने वाले हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन के प्रकार। बच्चों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम पूरे सोशल साइंस को एक एक चैप्टर में, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट का ही हमारा वीडियो रहेगा, इतना ही लेंथी रहेगा, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें, उसका नोट्स बना सकें, और नोट्स बना करके उसको रिवाइज़ भी कर सकें। और पर डे हमारा एक लेक्चर सीरीज़ आता रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन के प्रकार क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो संसाधन की अगर प्रकार की बात करें तो यह 4 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, मतलब किस प्रकार से संसाधन को भूभाग से उत्पन्न किया जाता है उसके बेसिस पे एक पहला प्रकार है जो आपका है उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है। और दूसरा हमारा है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर। बेसिकली कोई ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और वह समाप्त हो जाते हैं, वह ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आपका हुआ समाप्यता, यानी समाप्ति के आधार पर। यह आपका दूसरा रिसोर्स हो गया। ठीक है, अगर तीसरे की हम बात करें बच्चों, तो तीसरा रिसोर्स है हमारा स्वामित्व के आधार पर। अगर आप अपने गांव या शहर क्षेत्र में अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा तालाब है या कोई ऐसा पार्क है या कोई ऐसी ज़मीन है जो सार्वजनिक है, अर्थात समाज के सभी लोगों का उस पर क्या है, अधिकार है, या कोई ऐसा है जिस पे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है। जैसे गाँव में कुछ तालाब या पोखरे सार्वजनिक होते हैं जिसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, और कुछ ऐसे पोखरे या आप तालाब कह सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के होते हैं जिस पे उसका पूरा अधिकार होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो यही होता है आपका तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है ना, कि किसी का सार्वजनिक है या कोई निजी है, किसी निजी व्यक्ति की। और चौथे की अगर हम बात करें बच्चों, तो चौथा हमारा विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर एंड समाप्यता के आधार पर। क्लियर है बच्चों। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके, यानी रोक करके आप इनको नोट डाउन भी कर लेंगे, जिससे कि आपको सही रहेगा आपकी, ताकि आप बाद में रिवाइज भी कर सके। ठीक है ना। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, और अगला हमारा फर्स्ट है आज उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, मतलब उत्पन्नता के आधार पर, जन्म के आधार पर रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक है। ठीक है, इस नोट्स में देख सकते हैं कि हमने डेफिनेशन के साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी इमेज के थ्रू प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, जिससे कि आप
कहा जाता है, ये मनोवैज्ञानिक का ये मानना है कि मनोविज्ञान का बेसिकली ये मानना है कि इंसान जिस चीज़ को देखता है उस चीज़ को सीखने में, समझने में उसे बहुत सरलता स्थापित होता है, ठीक है ना। सो इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसमें इमेज का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं जैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन, चलिए आइए बच्चों देखते हैं हम लोग जैव संसाधन क्या होता है, ठीक है। यानी जैव संसाधन, ठीक है। जीवमंडल से प्राप्त, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाता है। मतलब वह संसाधन जो सजीव वस्तु से प्राप्त हो, ठीक है, उसे हम जैव संसाधन कहेंगे, उसे हम बायोटिक रिसोर्सेस कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो वह सभी संसाधन जो बेसिकली बच्चों जीवमंडल से प्राप्त होता हो, जीवमंडल अर्थात सजीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं जैव संसाधन। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आइए आपका मनुष्य, जैसे हम सब एक प्रकार की रिसोर्सेज ही तो है। आप अपने घर या समाज या देश के लिए एक प्रकार के संसाधन ही हैं, और आपको पढ़ाई अच्छे से करके आपको अच्छी नौकरी करना है और आप अपने घर के लिए, घर समाज के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो एक प्रकार का मनुष्य रिसोर्स ही है बेसिकली, ठीक है, संसाधन ही है। क्लियर है ना। प्राणी जात, सभी प्रकार के जीव जंतु, यह भी एक प्रकार के रिसोर्स ही हैं, अर्थात संसाधन ही हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मत्स्य अर्थात मछली, मछली भी एक प्रकार की रिसोर्स है, और किसी भी देश की इकोनॉमिक्स अर्थात आर्थिक नीति में या अर्थव्यवस्था में मत्स्य का अर्थात मछली पालन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्लियर है। पशुधन, पशुपालन भी एक प्रकार का संसाधन ही है, रिसोर्स ही है, जिससे हम गाय से दूध प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना। या और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, मनुष्य, प्राणी जात, मत्स्य और पशुधन एक प्रकार के जैव संसाधन है, अर्थात सजीव वस्तु से प्राप्त हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाय है अर्थात पशु है, मछली देख सकते हैं आप, ये सारे बायोटिक रिसोर्स है अर्थात जैव संसाधन है। क्लियर हुआ बच्चों। आप इसको वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा अजैव संसाधन, ठीक है। अजैव संसाधन क्या होता है, ठीक, जैव संसाधन का अपोजिट होगा। निर्जीव वस्तु से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाता है। वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बना हो, अर्थात जिसमें जीव न हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे अजैव संसाधन, ठीक है। जिसमें आपका एग्जाम्पल है चट्टान और धातुएं। सभी चट्टानें एक प्रकार के अजैव संसाधन होते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का बच्चों जीव नहीं होता है, ठीक है। तो ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है ना। ठीक है। और समाप्यता के आधार पर, ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन, समाप्यता के आधार पर, ठीक है ना, मतलब खत्म होने के आधार पर संसाधन का प्रकार, सीधा सा मतलब ये है, ठीक ना। तो इसमें बेसिकली ये दो प्रकार के हैं। पहला है आपका नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है, और दूसरा है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है बच्चों। मेरा एक सुझाव रहेगा आप सभी के लिए कि आप जब भी लेक्चर देखना शुरू करें बच्चों, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठे, और हमने स्लाइड पे जो चीज़ें लिख रखा है ऑलरेडी पहले से, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें, और आप इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में इस नोट्स का रिवीजन ईजिली कर पाएँ, आसानी से कर पाएँ, ठीक है ना। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये नवीकरण और अनवीकरण संसाधन क्या होता है, ठीक है। तो वह संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सके, मतलब ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद, ठीक है,
उन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें मतलब फिर रीयूज़ करने के लिए प्रयोग किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। उसे बोला जाता है बच्चों नवीकरण योग्य संसाधन। क्लियर है? इसमें एग्जाम्पल है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा वहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज़ वहाँ पे तटीय क्षेत्र हैं, तो समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो चलती रहती है, जिसके कारण वो जो पवन है वो रोटेट करता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी एक प्रकार का नवीकरण ऊर्जा ही है। सूर्य, आइंस्टाइन ने कहा था कि सूर्य की लगभग 1% भी हम लोग कुल ऊर्जा का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये सोलर ऊर्जा भी एक प्रकार का आपका नवीकरण योग्य ऊर्जा है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये 3 ऊर्जा आपका नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें आप पुनः प्रयोग करने के बाद इसका पुनः आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्लाइड में इमेज भी ले रखा है। ये पवन ऊर्जा, जो ये पवन चक्की है ये रोटेट करता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। ये आप सोलर पैनल देख सकते हैं। ये सोलर जो पैनल है ये बेसिकली धातुओं का बना होता है, ठीक ना, जिसमें धातुओं की बनी ये सोलर पैनल होते हैं, और इसमें सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगती हैं, अर्थात निकलने लगती हैं, जिस प्रकार इसमें विद्युत धारा का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक ना, विद्युत धारा बेसिकली रासायनिक रूप में कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, हमारा दूसरा टाइप है समाप्यता के आधार पर अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण का मतलब ये है जिन्हें प्रयोग करने के बाद आप इसका पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बच्चों ज़रा आप अपने चारों तरफ एक दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका आप पुनः उपयोग करते हैं, मतलब एक बार प्रयोग में लाते हैं फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो डीजल और पेट्रोल है उसका आप पुनः यूज़ नहीं कर पाएंगे। वह उसका जब आप दोहन करेंगे तो फिर वो रीयूज़ के लिए नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वह संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता हो, मतलब जिनके प्रयोग करने के बाद उन्हें पुनः हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जो बायोफ्यूल है ये आपका अनवीकरण योग्य संसाधन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल या डीजल जो है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिसका आप पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा बच्चों, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड से हमने ये सीखा कि सर जिसका हम पुनः इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसका पुनः इस्तेमाल कर पाएंगे उसे हम नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। और जिसका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा जैसे जीवाश्म ईंधन, उसे हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे। क्लियर है। ठीक है, उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके स्लाइड से आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल अपने कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रकार है बेसिकली स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार बेसिकली कि मतलब किसी भी रिसोर्सेज का, संसाधन का कौन विशेष व्यक्ति स्वामी है या मालिक है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊं बच्चों, तो आपके गांव या शहर में, जिस भी आप गांव या शहर से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भूभाग होगा या ऐसा कोई स्थलाकृति या स्थल होता होगा या तालाब। अगर आप गांव के हैं तो आपको पता होगा कि तालाब और पोखरे गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कोई चीज़ ऐसी होती है जो पूरे ग्राम समाज का अधिकार होता है। ठीक है, या कोई ऐसा भूभाग या क्षेत्र होता है जिसमें किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है ना। जैसे आपका अगर खेत है
तो वो आपका निजी संसाधन हो जाएगा, वो सामुदायिक संसाधन नहीं होगा। लेकिन हर गांव में एक खेल का मैदान होता है जिसमें बेसिकली वह किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, उस पर लगभग सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। क्लियर है? तो आइए अब समझते हैं, ठीक है, कि स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार है। पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा है आपका बच्चों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। आइए एक एक करके समझते हैं। ये बिल्कुल इजी है, आपको थोड़ा सा अपना आँख कान खोल करके देखना है और नोट डाउन करते रहना है, और बीच बीच में आपको वीडियो से रिवीजन भी करते रहना है। क्लियर है ना? तो देखते हैं, पहला हमारा है बेसिकली व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर है? अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। ऐसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का, ठीक है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई ऐसा संसाधन हो जिस पे किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा बाग। जो बाग या बगीचे या वन होते हैं वह कभी कभी किसी गांव में किसी एक विशेष व्यक्ति के होते हैं, किसी एक निजी व्यक्ति के होते हैं। तो उसमें फलने वाला जो फल होता है या उसकी लकड़ी होती है, उस पर पूरा उस व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये निजी संसाधन। चारागाह आपका है, ठीक है, तालाब किसी एक निजी व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, कुआं का जल, कुआं भी पहले तो बहुत, जैसे आज से 100-150 साल पहले या 100 साल ही आप मान लीजिए, इतना हैंडपम्प नहीं हुआ करते थे। पानी बेसिकली कुएं के पानी का सेवन मनुष्य करता था पीने में या नहाने में या कपड़े धोने में। तो उस समय कुछ ऐसे भी कुएं होंगे जो सामाजिक होंगे, जिसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार होता होगा। ठीक है, तो उसको सामुदायिक आप समझ लेंगे। लेकिन कुछ कुएं ऐसे भी होंगे जो एक व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए, अपने लोगों के लिए वो बनाता है, जिस पे उसका निजी अधिकार होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका व्यक्तिगत संसाधन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुआं हमने स्लाइड में दे रखा है कि कुएं के अंदर बाल्टी डाल करके लोग उस समय, उस ज़माने में पानी निकाला करते थे। या आप भी अपने गांव में आसपास अगर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक दो कुएं मिल जाएंगे, भले ही उसमें पानी न हो, या आप कहें तो पानी साफ़ न हो, या उसका प्रयोग कोई न कर रहा हो, लेकिन आपको कुआं देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों हमारा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन मतलब सीधी सी बात ये कि ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, बल्कि समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। ठीक है, पूरे समुदाय का अधिकार हो। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे संसाधन जिसमें सभी समुदाय का अधिकार हो, सभी समाज के लोगों का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। मतलब उस संसाधन का या उस रिसोर्स का एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा, बल्कि उस रिसोर्स का, उस संसाधन का एक से अधिक व्यक्ति, या आप कह सकते हैं कि समाज के लगभग सभी लोग उस संसाधन के मालिक होंगे। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अपने गांव में या अपने शहर में आपको एक ऐसे संसाधनों की लिस्ट बनानी है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार। जैसे सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल को आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार का आपका निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन होगा, अर्थात उसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार होगा। या आप कोई ऐसा तालाब होगा, कोई ऐसा बागीचा वन होगा जिसमें लगभग सभी लोगों का अधिकार होगा। ठीक है ना? तो वो आपका कहलाता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। क्लियर है ना? एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपका पार्क हो सकता है,
कोई भी पार्क हो सकता है वो जिसमें समाज के सभी लोगों को आने जाने की इजाज़त होती है, जिसमें लगभग सरकार का अधिकार होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें उस राज्य या उस देश या उस क्षेत्र विशेष का अधिकार होता है बेसिकली, ठीक है ना। दूसरा है आपका शमशान भूमि, ये आप देख सकते हैं, शमशान भूमि। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शमशान भूमि क्या होता है, ठीक है ना, जहाँ पे मनुष्य मरने के बाद शमशान या कब्रिस्तान आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सामुदायिक होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, बट कभी ऐसा हो सकता है कि किसी गांव या किसी क्षेत्र विशेष में वह किसी एक विशेष व्यक्ति का था, बट वो समाज के लिए दे दिया, ठीक है। तो फिर भी वो सामुदायिक स्वामित्व में ही उसे गिना जाएगा, ठीक है। खेल का मैदान, जो फील्ड है खेलने के लिए, वो आपका एक क्या है, सामुदायिक स्वामित्व का संसाधन है। चारण भूमि, पशुओं की जो चरने के लिए जो भूमि होती है वो भी बेसिकली सामुदायिक संसाधन ही होता है, क्योंकि वो भूमि इसीलिए तो खाली है जिस पे आप समाज के सभी लोग अपने पशुओं का, अपने जानवरों को वहाँ पे ले जा करके उनको चराया करते हैं या चराते हैं। ये आप देख सकते हैं स्लाइड में, खेल का मैदान हमने इस स्लाइड में ले रखा है। तो इसमें समाज के सभी बच्चों, सभी वर्गों का अधिकार होता है इसमें जाने का, इसमें अपनी प्रैक्टिस करने का, गेम खेलने का, ठीक है। सो बच्चों, ये रहा हमारा इस स्लाइड से स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो अभी हमने दो बात किया, आगे अभी और दो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सवाल ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही बनेगा कि इनमें से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार है, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, तो ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हालांकि बच्चों, जब ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे, लगभग 2 या 3 वीडियो में हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और मुश्किल से 3 वीडियो में, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसके बाद हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसे भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है यही स्वामित्व के आधार पर जो अगला है, हमने दो तो पढ़ लिया, तीसरा हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या है बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन, ये थर्ड है हमारा तीसरा, और फोर्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देश में पाए जाने वाले वह सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। मतलब देश के अंदर पाए जाने वाला सभी संसाधन, हमारे भारत देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेस पाए जाते हैं, जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, राष्ट्र के लोगों का अधिकार होता है। अर्थात भारत के संसाधन की अगर बात करें तो भारत सरकार का अधिकार होता है, ठीक ना। उस पर कोई विदेशी राज्य या विदेशी देश उस पर अधिकार नहीं जमा सकता है, उसको अपने फेवर में ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन, ठीक है, देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका भारत के अंदर पाए जाने वाला सभी खनिज पदार्थ, ठीक है, ये भारत के अंदर पाए जाने वाला सभी जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। हालांकि ये वाटर रिसोर्सेज और जो खनिज पदार्थ या खनिज संसाधन है बच्चों, ये हमारा आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो खनिज पदार्थ है या जो आपका खनिज पदार्थ हो गया, जल संसाधन हो गया, वन्य तथा वन्य जीव संसाधन, तो भारत में पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज होंगे, छोटे या बड़े, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। हाँ, एक और चीज़ आपको पता है कि भारत ऐसा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये आपका इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो समुद्र तट से एक समुद्री मील, ठीक है, सॉरी बेसिकली 12 समुद्री मील, माफ़ कीजिएगा, 12 समुद्री मील की दूरी पर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, राइट। जैसे ये तो आपका मुख्य भूभाग है, ये मुख्य भूभाग है, ठीक है, ये मुख्य भूभाग है। तो मुख्य भूभाग से ये जो 12 समुद्री मील दूरी है, यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक 12 समुद्री मील जो दूरी है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है, वहाँ तक जो संसाधन पाए जाएंगे समुद्र के अंदर, उसको भी हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, क्योंकि उस पर भी भारत सरकार का ही अधिकार होगा। ठीक ना। आपको पता है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश अर्थात भारत तीन तरफ से बच्चों, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर हिंद महासागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका क्या है, अरब सागर है बेसिकली। तो 12 समुद्री मील के अंदर सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है। और ये हमने लिख रखा है कि एक समुद्री मील जो होता है वो 22.2 किलोमीटर के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एक समुद्री मील बराबर 22.2 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखेंगे। ठीक ना। यहाँ से क्या सवाल बनेंगे एक बार मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, या इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सीधी सी बात है कि जो देश के अंदर न मिले, मतलब भारत से बाहर मिले। अब सवाल एक ये उठता है कि सर जो भारत से बाहर मिलेगा जो संसाधन, उस पे किसका अधिकार होता होगा? तो ज़रा आप सोच के बताइए कि वे संसाधन जो भारत में तो मिल रहे थे उन्हें हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कह रहे थे, और जिस संसाधन पे एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता था उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कह रहे थे। या उसका दूसरा भाग हम लोग देखे थे कि जो संसाधन में समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का अधिकार है, तो उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कह रहे थे। ठीक है। लेकिन जो देश से बाहर पाया जाएगा उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। लेकिन फिर उस संसाधन से एक देश का यानी भारत का फिर क्या लाभ क्या है? ठीक है। जो देश के अंदर नहीं पाया जा रहा है वो तो आपका नहीं है। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि भारत या पूरे विश्व में अनेक प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, WB, आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या आपका जैसे मैंने बताया आपका वर्ल्ड बैंक है, WB, या आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं जो कई देशों के सहयोग से ये संस्थाएं बनाई जाती है। कुल मिला के बात ये है कि वह संसाधन जो भारतीय तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे हो, ठीक ना, परे हो, उन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। अब थोड़ा सा ना मैं एक आपको फिगर बना के समझा रहा हूँ। ठीक है। कि जो भारत की जो मुख्य भूभाग है वो ये है आपका, मान लेते हैं ये आपका भारत का मुख्य भूभाग है। ठीक ना। लेकिन यहाँ से अगर सपोज़ करते हैं कि ये जो है 200 समुद्री मील दूरी, ये 200 समुद्री मील दूरी, यहाँ से यहाँ तक 200 समुद्री मील। ठीक है। 200 समुद्री मील दूरी है ये। तो इससे जो इधर होगा ना, इससे जो इधर संसाधन होगा, अर्थात जो 200 समुद्री मील से इधर होगा बच्चों, ये येलो कलर से हम रंग रहे हैं, इधर जो संसाधन होगा ये संसाधन आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। जिस पे किसी देश का अधिकार नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ तक कि भारत का भी अधिकार नहीं होगा, जिस पे किसी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। तो इस पर फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है या कैसे इसको प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, ये समझने वाली बात ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति से इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक ना। मतलब कई देशों के सहमति से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा लास्ट जो मेन टाइप है वो है बच्चों विकास के आधार पर। ठीक ना। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। क्लियर है। विकास के आधार पर, ठीक ना, कि मतलब किस प्रकार से एक संसाधन का विकास होता है, उसके बेसिस पे आपका ये प्रकार है। ठीक है। जिसमें पहला हमारा है संभावी संसाधन। क्लियर बच्चों। ठीक ना। संभावी का मतलब जिस संसाधन की संभावना बहुत ज़्यादा हो, एक देश के लिए, एक राज्य के लिए या एक राष्ट्र के लिए। ठीक है ना। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग।
क्लियर है बच्चों? संभावित संसाधन क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। मतलब किसी राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में या प्रदेश में विद्यमान तो हैं बट उसका अभी उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक है। उनका मतलब भंडार तो है, वो भारत या भारत जैसे देशों में पाए तो जा रही हैं, ठीक है, बट उसका प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों संभावी या संभावित संसाधन, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये संभावित संसाधन होगा, ठीक ना, संभावित संसाधन। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधन, जैसे अभी मैंने बात किया कि पवन ऊर्जा राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में लगाया गया है कि जब वहाँ से तटीय रेखा से समुद्र, ये जो तटीय राज्य हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र से जब हवाएं चलती हैं तो ये पवन चक्की क्या करता है, रोटेट करता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है उसे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में इसकी संभावना है कि इसका इस्तेमाल होगा। गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन का है रूप, बट उसका बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। या कहे तो राजस्थान और गुजरात में तो हो रहा है बट पूरे देश में नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी संभावना है, ठीक है ना, कि देश में आने वाले समय में हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो गया हो तथा गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित किया जा चुका है। मतलब ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण भी हो गया है, पता भी लगा लिया गया है कि इस क्षेत्र विशेष में ये संसाधन पाया जा रहा है या मिलने की संभावना है, और उसकी गुणवत्ता भी जांच कर ली गई है कि कितनी अच्छी गुणवत्ता वाला वो संसाधन है, ठीक ना। तथा संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी व उनकी संभावित पर निर्भर करती है। मतलब संसाधन तो है, पता तो लगा लिया गया है कि यहाँ पे ये संसाधन पाया जाता है, बट प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये कन्फ्यूज़न है कि वह संसाधन उस विशेष प्रौद्योगिकी की मदद से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक विशेष टेक्नोलॉजी पे वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल निर्भर रहेगा। जैसे जस्ट एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि इसे मान लेते हैं कि सोने की खदान ही है, ठीक है, और आपके पास कोई यंत्र ना हो, आप देश के किसी हिस्से में ये खदान पाई जा रही है और कोई तरीका, कोई टेक्निक, कोई यंत्र नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, हम उसको यूज़ करने के योग्य बना पाएँ, तो फिर वे संसाधन, ठीक ना, वो विकसित संसाधन कहे जाएंगे, बट प्रौद्योगिकी पे वो निर्भर है पूरी तरह से, टेक्नोलॉजी पे, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी रहेगा तो उस संसाधन का इस्तेमाल होगा, और नहीं रहेगा बच्चों तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप सब चीज़ों को नोट करते जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए लास्ट ये दो संसाधन है हमारा विकास के आधार पर, ये ठीक है, विकास के आधार पर ये भंडार और संचित कोष, ठीक है। सबसे पहले भंडार के बारे में जानेंगे। भंडार शब्द से आपको परिचित होंगे कि ऐसे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव के पहुंच से बाहर है, यह संसाधन भंडार में शामिल है। मतलब देश के किसी हिस्से में इस संसाधन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिससे कि उसका हम इस्तेमाल कर पाए प्रेजेंट टाइम में बच्चों, ठीक है। तो ये बताइए, जब इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो यकीनन ये भंडार के रूप में रहेगा, ये संग्रहित रहेगा, ठीक है। तो ऐसे संसाधन को कहते हैं हम लोग भंडार, ठीक है, जो देश में तो है, बहुत ज़्यादा है, उसका भंडार है, बट उसका प्रयोग हम लोग टेक्नोलॉजी या मशीन के अभाव में हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक ना। आपको पता है सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत मात्रा है, तो सूर्य से मिलने वाली जो प्रकाश है
ठीक है, उसकी मदद से हम बहुत बड़े स्तर पे हाइड्रोजन ऊर्जा बना सकते हैं। यहाँ पे एक यंत्र मैंने इमेज ले रखा है, यह हाइड्रोजन ऊर्जा को प्रस्तुत करने का या निर्माण करने का यह एक यंत्र है, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले समय में इस भंडारण ऊर्जा का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं बच्चों आपको, कि जो सोलर सेल है, जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो हम लोग बोलते हैं, सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है वो, अब चूँकि धातु की प्लेट ही होते हैं वो, और सूर्य का प्रकाश तो फ्री में है, ख़रीदना तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतना महंगा है कि सब लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में अगर साइंटिस्ट ये खोज निकाल रहे हैं कि किसी भी धातु के प्लेट को धूप में रखने पर उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक को रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देगा, तो इसमें क्रांति हो जाएगी, रिवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एनर्जी, जो अभी टेक्नोलॉजी के अभाव में है, जिससे इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, और ये हमारा लास्ट रिसोर्सेज हैं, संचित कोष। संचित कोष संसाधन का वह भंडार जिसे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए रखा गया है। मतलब संसाधन का वह भंडार या वह हिस्सा जिसे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बचा करके रखा गया है, इसे कहते हैं हम लोग संचित कोष, ठीक ना। जैसे होता है ना, पैसे रुपए से संबंधित राहत कोष होता है, या तिजोरी सबके घर होगा ही, ठीक है। तो कुछ पैसे का ऐसा भाग जिसे हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, कि फ्यूचर में जब भी कोई काम करना हो या कोई अचानक इमरजेंसी वाली समस्याएं आ जाए, जिससे कि उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो उसी प्रकार एक देश या एक राष्ट्र अपने संसाधन को संचित करके भी रखता है, क्योंकि अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारी पीढ़ी हैं या आपकी पीढ़ी हैं, वो तो रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, बट ऐसा न हो कि यही पीढ़ी बहुत अत्यधिक इस्तेमाल के साथ साथ उसका दोहन भी करने लगे, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो उस संसाधन का लाभ न ले पाए, ठीक है। इसीलिए उसको भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। जैसे नदी जल से विद्युत का उत्पादन। देखिए नदी में जल अथाह है, आपको पता है कि 3/4 अर्थ के भाग पे आपका जल ही है, वाटर ही है, ठीक है। वो अलग बात है कि पीने योग्य पानी इतना नहीं है, बट नदियों के जल से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, किया भी जा रहा है, बट इन फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे भी किया जाएगा। बांधों में जल रोककर विद्युत धारा का उत्पादन करना, डैम बनाना या सिंचाई के लिए प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें संचित कोष में आएंगी बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ये रहा हमारा पार्ट 2 संसाधन एवं विकास का, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग लेकर आएंगे इससे अगला टॉपिक। सो हमारे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में, सहेलियों में आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन को धारदार बना पाएँ, और इस आने वाले 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोशल साइंस सब्जेक्ट को हल्के में लेकर चलते हैं, बट आपको बता देना चाहता हूँ कि 600 नंबर के पेपर में 100 नंबर इसका भी योगदान है, और आपको उतनी ही मेहनत करना है इस सब्जेक्ट में भी जितना आप मैथमेटिक्स और साइंस में करते हैं, ठीक। आज हम लोग बात करेंगे संसाधनों के विकास के बारे में, ठीक है ना। संसाधन के विकास के बारे में, ठीक है। संसाधनों का विकास क्लियर है, ठीक है। तो किस प्रकार से संसाधन का डेवलपमेंट होना चाहिए, और एक व्यक्ति के जीवन के विकास के साथ साथ, समाज के विकास के साथ साथ किस प्रकार संसाधन का भी डेवलपमेंट या विकास किया जाए, जिससे कि हमारे पर्यावरण को क्षति ना हो बच्चों, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के चक्कर में पर्यावरण प्रदूषित हो जाए, और कहीं न कहीं हमें जिस चीज़ की समस्या अभी नहीं है, या धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है, और जिससे कि पृथ्वी पर, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पृथ्वी का आधा हिस्सा थोड़ा शुद्ध है और ये हिस्सा क्या है, दूषित हो गया है। तो ये चीज़ें अगर हम लोग पर्यावरण को नुकसान न पहुँचा कर भी
कर भी अपना विकास करने का प्रयास करें तो ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। सो इस लेक्चर सीरीज़ में यही हम जानने वाले हैं कि मनुष्य का विकास तो हो, समाज का विकास तो हो, देश या दुनिया का विकास तो हो, बट पर्यावरण को क्षति पहुंचा के न हो, ठीक है। सो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सतत पोषणीय विकास ये क्या होता है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्लियर है कि विकास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बट पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के ये भी ठीक नहीं है, एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सतत पोषणीय विकास बेसिकली है क्या। ये क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए, ठीक है। सो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होता है तो उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है बच्चों। सतत पोषणीय विकास कहा जाता है कि मतलब विकास तो हो बट पर्यावरण को क्षति पहुंचा के न हो। मतलब ऐसा न हो कि आप सड़क बनाने के लिए एक बड़ी योजना के तहत, प्लान के तहत सड़क बनाने के लिए आप चल रहे हैं और उस सड़क को बनाने में बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाई हो या बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो, तो ये विकास तो है बट पर्यावरण का नुकसान भी एक प्रकार का मनुष्य के आवास या मनुष्य के जीवन को तो प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य, हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। आपको पता है कि पेड़ पौधे मनुष्य पर निर्भर होते हैं, अर्थात जीवों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जीवों के क्रियाक्रम से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर है ऑक्सीजन के लिए। सो पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है, निर्भर है। सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी देश के अंदर विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो वो पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचा के हो रहा है तो उसे हम सतत पोषणीय विकास नहीं कहेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है कि जब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास होता है उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है दुनिया में या ब्रह्मांड में या सौरमंडल में जिस पे जीवन मतलब संभव है या रह रहे हैं हम लोग, ठीक ना। बाकी ऐसा कोई अभी ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है जिस पे मनुष्य अपना जीवन गुजार सके या रह सके। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम विकास के होड़ में कहीं ऐसा तो ना हो कि पृथ्वी को हम लोग इतना दूषित कर दें कि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले पीढ़ियों के लिए ये रहने योग्य ना हो, ठीक है ना। तो ये सतत पोषणीय विकास है, विकास हो बट पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके न हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब इस पीढ़ी को विकास की सीढ़ी चढ़ाने के लिए कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई सीढ़ी ही ना बचे, मतलब कुछ ऐसा रिसोर्स ही ना बचे जो आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर पाए। सो विकास के इस दौड़ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान में विकास के चक्कर में जो भावी पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर है हमारी आने वाले टाइम में, जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है या जो बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए हम क्या छोड़ के इस अर्थ पे जाएंगे, उनके लिए कितना हम अर्थ को सही स्ट्रक्चर देकर जाएंगे, ये डिपेंड करता है, आज के वर्तमान पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि जल का दोहन इतना ज़्यादा हो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए जल की कमी हो जाए, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो पृथ्वी की जो हुलिया है वो आने वाले टाइम में ऐसे ही हो सकती है या धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि पर्यावरण का तो कोई ख्याल नहीं रख रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को एक अलग से सिलेबस में इन्वॉल्व किया। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में या एकेडमिक क्लासेस में इन्वायरमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। जैसे आपके ज्योग्राफी में ये इंक्लूड है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पढ़ाया तो जा रहा है बट उसको प्रैक्टिकली लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो सतत पोषणीय विकास, आप ये वीडियो को पॉज करके बच्चों, ये स्लाइड में जो मैंने लिख रखा है इसको आप नोट डाउन भी करते चलिए, तभी आप इस वीडियो का, इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप देख करके इसको छोड़ देंगे तो ये फिर ठीक नहीं है। ठीक है, आपको देखना है, नोट डाउन करना है और बार बार उसका रिवीजन करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों के विकास के अगली श्रृंखला में पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन होता है तो पहला ही सवाल बनेगा कि भाई पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, या क्यों हुआ। सवाल ये उठता है क्यों हुआ, तो आगे अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो बच्चों आप याद रखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में अवस्थित है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में इसका क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें इस बात की चर्चा की गई कि किस प्रकार विकास हो जिससे कि पृथ्वी का, कम से कम पृथ्वी का नुकसान न हो, पर्यावरण प्रदूषण न बढ़े। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे ये 2 पॉइंट कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनेगा फिक्स है यहाँ से आपके एग्जाम में कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। क्लियर है, और कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरो। 2015 का शायद ओलंपिक गेम ना यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ठीक है, तो आप एक जनरल नॉलेज भी याद रखेंगे। 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिए थे। मतलब 1992 में पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ था। पर्यावरणविदों ने, दुनिया के जानकारों ने इस बात की चिंता जताई कि भाई पृथ्वी पर विकास तो हो रहा है लेकिन एक सिरे से पृथ्वी का विनाश भी हम कर रहे हैं। अर्थात पृथ्वी को कहीं ऐसा न किया जाए कि अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया जाए कि पृथ्वी रहने के योग्य न बचे। तो इस चिंता को लेकर के, इस सवाल को लेकर के 1992 में ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन पहला किया गया, जिसमें आप ध्यान रखेंगे 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े बड़े देश भाग लिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। पहली बात कि पर्यावरण का किस प्रकार संरक्षण किया जाए, जो एक राष्ट्र या देश की सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्या है उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए। मतलब इसमें इस बात की भी चर्चा की गई कि किस प्रकार एक देश या एक राष्ट्र का विकास तेज़ी से हो सके, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया गया इस सम्मेलन में। ओके, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब वहाँ जो 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों इकट्ठा हुए थे उनसे ये शपथ भी लिया, मतलब कराया गया, या आप कह लीजिए कि बाकायदे उनसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कि आप अपने मुल्क या अपने देश में किसी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो डेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण का दोहन हो या पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए। तो इस बात की घोषणा की गई और वहाँ पर उनसे हस्ताक्षर भी कराया गया। जैव विविधता क्या चीज़ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली अलग अलग प्रजातियाँ, चाहे वो जीव जंतुओं की हो चाहे वो पेड़ पौधों की हो। तो जैव विविधता का इंग्लिश होता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का पाया जाना ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाता है या उस देश की जैव विविधता कहलाता है। अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो एक अगर बाग में अगर कई प्रकार के फूल हैं
तो वहाँ कहा जाएगा कि फूलों की प्रजातियों में जैव विविधता है, अर्थात अलग अलग प्रकार के फूल हैं, क्योंकि हर जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर है। अगर एक जीव की विलुप्तता के कागार पे आएगा तो उसके कारण दूसरे जीव भी विलुप्त होंगे, और एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य इस प्रक्रम से प्रभावित हो जाएगा। इस सम्मेलन में इस बात का भी ध्यान रखा गया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखा गया बच्चों कि जैव विविधता को नुकसान न हो, और जो भूमंडलीकरण जलवायु परिवर्तन है इसको भी हम लोग बनाए रखें। ठीक है, इस पे घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ बाकायदे 100 राष्ट्राध्यक्षों से। ठीक है, अगला इसी पृथ्वी सम्मेलन में एक और निर्णय लिया गया, सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दिया गया। अभी एजेंडा 21 हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि एक देश या एक समाज को मतलब लगातार वो विकास भी करना चाहता है, वो चाहता है कि हम विकास करें, बट सवाल एक ये भी उठता है कि आप विकास के दौर में या इस विकास की आंधी में आप पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखने के लिए, ताकि सतत पोषणीय विकास भी हो, ठीक है, और पर्यावरण का माने विकास भी ज़्यादा हो और पर्यावरण का दोहन भी कम हो। ठीक है ना, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण क्या हो, दोहन कम हो। तो यहाँ पे एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली कि आप एजेंडा 21 लेकर आइए और इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुँचाया जाए, जिससे कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी रक्षा हो। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्लियर है, आपको समझ में आया कि पृथ्वी सम्मेलन क्या था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए। इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास किया गया, या जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पे हस्ताक्षर हुआ, और एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली एजेंडा 21 चलाने के लिए। ये आपका अदर संसाधन के विकास का ये लास्ट हेडिंग है, मतलब इस चैप्टर का नहीं है, संसाधन का विकास जो है उसका ये लास्ट हेडिंग एजेंडा 21। और बच्चों एक चीज़ क्लियर है, या तो ऑब्जेक्टिव बने या आपका 1 नंबर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बने, ये फिक्स है। तो आप इसको हल्के में ना लें, नोट्स भी बनाते रहें और साथ साथ आप मेरे साथ साथ इसको समझते भी चलें। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम उसको अगले क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। या आप अगर आप इस चीज़ को इस नोट्स को लेना भी चाहते हैं तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी बेसिकली मेरे नाम से ही सरफराज अंसारी जो चैनल का नाम है हमारा। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ के आप लगभग में 3 सब्जेक्ट्स का नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में। अभी ये हम लोग डिजिटल नोट्स है, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स भी प्रयास करेंगे कि बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जिसमें और शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में आप तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं एजेंडा 21 कि एजेंडा 21 क्या है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहली बात आता है निकल के बच्चों कि इसका उद्देश्य क्या था। इस जिसे नहीं कहते हैं कि इस बार का एजेंडा क्या है। इलेक्शन आता है या कोई भी चीज़ आता है तो एक बार उस पहल को शुरू करने वाले व्यक्ति से एक सवाल पूछा जाता है कि भाई एजेंडा क्या है इस चीज़ का। उसी प्रकार इसका नाम दिया गया एजेंडा 21। उद्देश्य था भूमंडलीय, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, माने पूरे अर्थ पे सतत पोषणीय विकास हासिल करना। क्योंकि एक देश विशेष में अगर विकास हो रहा है और उसके नाम पे पृथ्वी पर प्रदूषण फैल रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण उसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसके पड़ोसी देश तथा विश्व के सभी देश उस चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक ना, अभी कुछ साल पहले कोरोना आया था, अभी तक तो वो कंफर्म नहीं हो पाया कि कोई
कोई वायरस की देन थी या कोई नेचुरल चीज़ थी या कोई प्राकृतिक चीज़ थी, बट ये बड़ा ख़तरनाक था। कोरोना का टाइम आपने भी महसूस किया होगा कि हम सभी घर में एकदम बंद थे और स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद थे। एक ऑनलाइन ही सहारा था, ठीक है, बच्चों को पढ़ने का। सो बुरा समय था, गुजर गया। अब हमें अपनी तैयारी इस अच्छे समय में अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि सर उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपका भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। मतलब विकास हो लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके ना हो, ठीक है। विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना, इस एजेंडा 21 का जो थीम था, जो नारा था, जो उद्देश्य था कि अगर कोई देश गरीब है, सक्षम नहीं है, तो विश्व सहयोग से जो पर्यावरण में क्षति हो रही है उसको कम किया जाए, गरीबी जिस देश या राष्ट्र में उसे कम किया जाए और रोगों से निपटा जाए। क्योंकि जब तक समाज या मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो सारे उसके करिकुलम फेल है, वो मतलब समझ लीजिए कि बेकार है, ठीक है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। सो ये पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश थे उनके ये सहयोग से ये किया गया, एजेंडा 21 में ये शपथ लिया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? ये सवाल बनेगा, एजेंडा 21 क्या है? 2 नंबर में ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में बच्चों, ठीक है। सो मेन जो थीम था, मेन जो उद्देश्य था कि प्रत्येक, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, प्रत्येक स्थानिक निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। मतलब यहाँ से ये बातें निकल के आ रही है कि प्रत्येक देश या प्रत्येक देश में राज्य या जिला या कहें तो छोटे स्थान लेवल से सब लोग अपने अपने देश या क्षेत्र विशेष के लिए कोई एक एजेंडा 21 क्या करें, वो लोग तय करें। एजेंडा 21, एजेंडा 21 सब लोग अपने अपने देश या क्षेत्र विशेष के लिए एजेंडा 21 मतलब तय करें और तय करके अपने उस गांव या शहर या राज्य या देश के स्तर पर ये पहल स्टार्ट करें, लोगों के मध्य जागरूकता फैलाए कि विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाना बंद किया जाए, ठीक है। और ये एक वर्ल्ड लेवल पे नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र विशेष लेवल पे, राज्य लेवल पे, देश लेवल पे ये एजेंडा फैलाया जाए, जिससे कि बहुत तेज़ी से हम ये पर्यावरण क्षति आप कह सकते हैं या जो हमने इसमें नोट कर रखा है गरीबी आप कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, इससे निपटारा पाया जा सकता है। सो गाइस, ये रहा हमारा संसाधन का विकास। इसमें हमने 3 चीज़ें देखा, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा बेसिकली सतत पोषणीय विकास, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है? देन उसके बाद हमने देखा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और लास्ट हमने देखा एजेंडा 21। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, पार्ट 4 लेकर आएंगे जल्दी ही, ठीक है। सो हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचाएँ।